हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश दगरिया आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अक्सर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि सर हमको ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है केमिस्ट्री के अंदर, इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे कि आयोडीन नियम वगैरह है, कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर वगैरह है, फलाना फलाना इसके बारे में। तो इसके लिए मैं ये चैप्टर का एक वन शॉट लेके आया हूँ जो आपके क्लास 10 की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर से इस चैप्टर नंबर 4 के वन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। आइए। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है कार्बन एक ऐसा आपके पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग आपको वर्ल्ड के अंदर सभी जगह मिल जाएगा। कैसे? कार्बन का मतलब होता है ब्लैक, मतलब आपको देखना है कि नेचर की या वर्ल्ड की जितनी भी थिंग है जिनको अगर हम इजीली से बंद करें और बंद करने पर उसमें से अगर ब्लैक स्मोक निकलता है या काला को सब्सटेंस निकलता है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर ना? तो इसलिए हमको देखना है कि कार्बन क्या है और कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि हमारे नेचर के अंदर, हमारे एटमोस्फेयर के अंदर जो कार्बन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, वो होता है गैस फॉर्म में, जिसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है 0.03%, वो आपको पता है। तो चलिए अपन कार्बन को इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर कार्बन के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले आपका आता है कार्बन आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना होता है? 0.02%। वो होता है कार्बोनेट के फॉर्म में और हाइड्रोजन कार्बन के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में और पेट्रोलियम के फॉर्म में, ठीक है ना। जबकि बात की जाए कार्बन इन फाउंड इन एटमोस्फियर, अगर एटमोस्फियर में इसकी बात की जाए तो कार्बन आपका एटमोस्फियर में होगा 0.03%, वो भी होगा CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। क्लियर ना? अब देखते हैं, सबसे पहले आते हैं कि कार्बन का सिंबल क्या होता है। तो कार्बन का सिंबल की बात की जाए तो कार्बन का सिंबल होता है सी। क्या होता है? सी। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर, अब देखो बेटा बात ये आती है कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हम को मतलब समझते कैसे कि जिस भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसका मतलब कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। कितना है? 6 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। क्लियर? बट ध्यान रखना ये भी कि एवरी एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल। हर एटम जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? उसके ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज होगा न उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन नंबर है उतने को उतने सिमिलर इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन नंबर भी होंगे। इसलिए एटम के ऊपर टोटल चार्ज क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, मतलब जीरो रहता है। क्लियर? आगे चलते हैं कि कार्बन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है। तो इसका मास होता है 12 म्यू। कितना होता है? इसका मास होता है 12 म्यू। अब आपको पता है मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है A = Z+N। ठीक है ना? A क्या है? एटम मास, Z क्या है? नंबर प्रोटॉन, और N क्या है? नंबर न्यूट्रॉन। मतलब अगर किसी भी एटम के बारे में हमको अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन का अगर नंबर आपको पता है तो इनका सम करने पर आप उस एटम का मास निकाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो एटॉमिक मास को निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है? वो आपका होता है 1s2 2s2 और 2p2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो कौन से सेल में कितना होता है। तो ये जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितने आपके बेटा? 2 है। कितने? 2। ये भी सेकंड सेल, ये भी सेकंड सेल, और सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 आए और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 4 आए, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4। क्योंकि आपको पता है ऑक्टेट रूल जिसको देने वाले थे साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के अंदर क्या कहता कि हर एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फील होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा, तभी वो नोबल गैस की सीरीज में काउंट किया जाएगा। अब देखिए इसका फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाकी इसके बाद में जितने भी नेक्स्ट आउटर मोस्ट सेल आती है उस सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसके कितने हैं? 4 है। इसके कितने? 4 है। तो 4 है, इसका मतलब इसके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के और कितने चाहिए? 4 और चाहिए, इसलिए इसका वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट बात की जाए इसकी वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी मैंने अभी बता दी, इसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है।
फिर आपका है आइसोट्रोपस ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोट्रोपस की बात की जाए तो कार्बन के आइसोट्रोपस 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक तो होता है कार्बन, कार्बन और कार्बन। कितने आइसोट्रोपस है? कार्बन। सबसे पहले बात है आइसोट्रोपस क्या होता है। देखो आइसोट्रोपस वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होते हैं सेम, ठीक है, बट उसका जो मास होता है वो होता है डिफरेंट। मतलब ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम हो। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, बट उसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ। अब इसका मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मास तो है 12, इसका मास है 13, इसका मास है 14। ध्यान रखना, मतलब कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये कार्बन के आइसोटोप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट चलते अपन। चलिए अब बात करते हैं कार्बन के अंदर एक फीचर्स होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का। बात ये आती है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है कि ये कार्बन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है अदर एटम के साथ में। मतलब कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और अगले वाला भी इलेक्ट्रॉन अपने से कुछ देगा। मतलब अपने अगर किसी की मदद की है, तो अपन भी मतलब उसका बिलीव रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं कि आगे वाला भी अपने भविष्य में फ्यूचर में कभी कभी हमारी हेल्प करेगा। तो इसी प्रकार कार्बन के एटम के अंदर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कार्बन क्या करता है कि अदर एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके उसके अंदर बॉन्ड को क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को बोलेंगे अपन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन when two atoms sharing of electron between them of from bond is called covalent। जब आपका दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसके द्वारा जो भी बॉन्ड का फॉर्म होता है उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका सिंगल बॉन्ड, फिर आपका डबल बॉन्ड और फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए बहुत ही अच्छा है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, पहले अपन एग्जाम्पल देंगे फिर अपन जाएंगे डेफिनेशन के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने H2, कितना लिया? H2 एक मॉलिक्यूल है। अब आपको देखना है H2 के अंदर 2 H है। तो आपको पता है H का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। H का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। और H का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। चलिए आगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1। मैंने अभी जस्ट नेक्स्ट आई स्लाइड में बताया था कि फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? सिर्फ 2। उसके नेक्स्ट वाले आगे वाले सेल में होने चाहिए 8 8 8 होने चाहिए। अब इसमें 2 होने चाहिए जबकि है कितना? 1 है। कितना? 1। इसको 1 की और नीड। तो ये क्या करेगा? इन दोनों H के पास में, इसमें 2 H2 ना, तो ये देखो ये भी अपना H और एक ये भी H। इसके पास में अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में अपना 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों चाहते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2-2 हो जाए। तो क्या कर देगा? ये अपने पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक इससे शेयरिंग करेगा, ये भी इसको होता है तो एक से शेयरिंग करेगा। अब देखो दोनों के बीच में, दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसे बनेगा? वो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। कैसे बनेगा? सिंगल बॉन्ड। चलो और एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा देखिए अपन ने लिया F2। क्या लिया? F2 लिया। F2 के अंदर F का आपको पता है नंबर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 9 आएंगे ना। तो 9 का मतलब क्या है? फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 2 और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 7। क्लियर ना? मतलब फर्स्ट सेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, बट आउटरमोस्ट सेल जो सेकंड सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7 ही फील है, जबकि होने कितने चाहिए थे? 8। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा? ये F और बेटा ये भी F। एक बात आपको ये देखना है कि हमेशा जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के अंदर हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान रखना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसको रिक्वायरमेंट 1 की, तो देखना रिक्वायरमेंट 1 की है तो मैंने 1 आगे कर दिया, बाकी 6 पीछे 2 3 4 5 6 4। इसके बेटा 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ओके। अब देखिए अब इसके खुद के तो ये 7 है, ये 7 खुद के है ही ना। अब ये एक इससे शेयरिंग करेगा,
तो इसके कितने हो गए 8 हो गए। इसके बाद खुद की 7 तो है ये एक इससे शेयरिंग करेगा क्योंकि इसने शेयरिंग की तो ये भी करेगा, तो इसने इसकी शेयरिंग की। अब देखो दोनों एफ के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, सिंगल। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन देखिए, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। जब दो एटम के बीच में यदि एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो उससे बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे अपन सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो डबल बॉन्ड का मतलब सामने when टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम, जब आपके दो एटम के बीच में अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उससे बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे अपन डबल बॉन्ड। सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल है O2। कौन सा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है तो ये 2, इसका भी नंबर 8, इसका भी नंबर 8। नंबर 8 का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और सेकंड सेल में आएंगे 6। इसके अंदर फर्स्ट में आएंगे 2 और सेकंड में आएंगे 6। अब आप देखो फर्स्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, बट होने कितने चाहिए थे 8। कितनी रिक्वायरमेंट है 2 की, मतलब इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये दोनों अपने दो इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। चलिए देखते हैं अपन। तो ये मैंने लिया ऑक्सीजन, ये मैंने लिया ऑक्सीजन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके भी 6। तो बताइए 6 देखो 2 चाहिए तो 6 में से मैं 2 आगे कर देता हूँ, बचे 3 4 5 6। ठीक है, इसके भी 2 6 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसका ये 6 है तो इसको कितने चाहिए 2 चाहिए, तो 2 इससे ले लेगा तो ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसके भी खुद के 6 है तो ये 2 इससे चाहिए तो ये 2 ले लेगा इससे। इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन से इसलिए बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। सिंपल है। अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के पास। तो इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है आपका N2। कौन सा एग्जांपल है, N2 नाइट्रोजन गैस। अब N2 के अंदर आपको पता है 2 N होते, एक N, दोनों का नंबर होता है 7। 7 का मतलब उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन में कितने 7 होंगे, फर्स्ट सेल में आएंगे 2, सेकंड सेल में आएंगे 5, 2 और 5। तो देखो इसके आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन कितने फिल हुए 5 है, बट होने कितने चाहिए थे 8। अब 8 होने चाहिए थे। अब इसको रिक्वायरमेंट कितने की, 3 की। किसके लिए है, मतलब इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए इससे और ये भी इससे चाहिए, 3 की शेयरिंग करेंगे। तो देखिए यार शेयरिंग कैसे होती है, ये आपका नाइट्रोजन और ये आपका नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 में से 1 2 3 4 5 5 आ गया ना। इसके भी 5 है, 1 2 3 और 4 और 5। क्लियर। अब देखिए 5 में से क्या करते हैं, अब इसके पास खुद के अंदर 5 तो है ही, 5 के पास इसको रिक्वायरमेंट है 3 की, तो ये 3 इससे ले ले, इसका बन जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, हो गया स्टेबल। अब इसके बारे में तो इस नाइट्रोजन के पास में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इससे लेगा 6 7 8। तो इसके भी बेटा नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो अब ये देखो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, 3 की, इसलिए इससे बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। तो आगे आपको समझ में अच्छे से। तो ये देखो आपका था कोवैलेंट बॉन्ड जो कि कार्बन के अंदर होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एलोट्रोपस ऑफ कार्बन। ठीक है ना। अब सबसे मीनिंग आती है, सर कार्बन तो हमने पढ़ लिया, बट एलोट्रोपस क्या होता है। एलोट्रोपस का मीनिंग होता है कि जैसे मैं आप बोलूं कि बड़ा एक मैटर है, अपने पास प्लास्टिक है, क्या है प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक एक केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिक है। बट प्लास्टिक से जो बने होते हैं, प्लास्टिक से चेयर बनी होती है, प्लास्टिक दरवाजा बना होता है, प्लास्टिक से बड़ा टेबल बना होता है। तो प्लास्टिक से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनी होती है, प्लास्टिक से ये पेन बनी हुई है। तो प्लास्टिक से जो थिंग बनी है, जो ऑब्जेक्ट बनी है, वो डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी ज्योमेट्री है, वो अलग अलग है, बट सबका जो सेम क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है सबके अंदर सब प्लास्टिक प्रेजेंट है। मतलब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, एकदम सेम होगी। तो बड़ा कार्बन के जो एलोट्रोपस है वो ऐसे होते हैं कि आपके एलिमेंट जो होगा, चाहे फॉर्म कोई भी हो, मतलब यहाँ पर फॉर्म आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन सबके अंदर प्रेजेंट क्या होगा, कार्बन। क्या होगा, कार्बन। उसकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबकी सेम, बल्कि जबकि ज्योमेट्री है, सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, उनको बोलते हैं हम कार्बन एलोट्रोपस। चलिए देखिए अब, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन वेरियस फॉर्म, मतलब जो भी एलिमेंट होता है वो अलग अलग नेचर के अंदर फाउंड होते हैं, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट उनके बड़ा फॉर्म उसके वेरियस है, बट उनकी प्रॉपर्टीज है केमिकल वो क्या होती है, सिमिलर होती है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके लिए बड़ा
उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर है बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं एलोट्रोपस। क्लियर ना। अब समझते हैं एलोट्रोपस होते क्या है। तो देखिए यहाँ पर एलोट्रोपस के कार्बन के, तो एलोट्रोपस कार्बन के दो होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है, सॉरी ये क्रिस्टलाइन यहां पर आ गया, यहां पर है नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो नॉन क्रिस्टलाइन। अब यहां पर है आपके टॉपिक के अंदर, आपके बोर्ड्स के अंदर ये नहीं है, आपके बोर्ड्स के अंदर आपको ये पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करा दूं कि एक्चुअल नॉन क्रिस्टलाइन होते क्या है। देखो बेटा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस की बात की जाए तो आपने देखा होगा अपने घर में जो शुगर का दाना है या सॉल्ट का जो पार्टिकल है, डब्बे के अंदर सॉल्ट के जितने भी पार्टिकल है उन सारे का शेप सेम है, उन सारों का शेप क्या है, सेम है। क्लियर ना। तो ऐसे ज्योमेट्री या ऐसे जिनका शेप क्या हो, एकदम फिक्स हो, जिनका शेप क्या हो, एकदम फिक्स हो, जिसका वॉल्यूम, जिसकी ज्योमेट्री एकदम फिक्स हो, उसको तो बोलेंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस। बट जिसका शेप ज्योमेट्री डिफरेंट होता है, जैसे आपने देखा कोल, कोल क्या होता है, कोल का कभी शेप फिक्स होता है, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी ढूंगा वगैरह होता है। तो कोल के जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, वो वेरियस फॉर्म में होता है, इसको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दोज एलोट्रोपस हैव ए फिक्स शेप, साइज एंड ज्योमेट्री आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस। ठीक है ना। अब ये वापस तीन टाइप के, एक तो होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फ्लोरीन। अपने कोर्स के तीनों हमको पढ़ने हैं। जबकि इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, दोज एलोट्रोपस हैव ए डू नॉट फिक्स शेप, साइज एंड ज्योमेट्री आर नॉन क्रिस्टलाइन। मतलब ऐसे एलोट्रोपस जिसके पास न तो उसका शेप फिक्स होता है, न साइज होती है, न ज्योमेट्री होती है, उसको हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन। एकदम कौन कौन से बड़ा, तो देखिए कोल है, कोक है, कोलतार हुआ, बिटुमिनस हुआ, पेट्रोल हुआ। तो ये सारे के सारे आपके किसके टॉपिक है, ये सारे के सारे आपके नॉन क्रिस्टलाइन के। अब हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर डायमंड की बात देखते हैं। सबसे पहले ये तीनों के तीनों जो एलोट्रोपस है वो आपके क्रिस्टलाइन है। कौन से है, क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन की सबसे पहले बात करती है डायमंड की। तो देखो ठीक है। तो देखिए डायमंड, अगर डायमंड की बात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट डायमंड का, फर्स्ट डायमंड क्या होगा कि डायमंड के अंदर ये क्या है, द प्योरेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एलोट्रोपस। ये कार्बन का सबसे प्योरेस्ट है। डायमंड भी हुआ, ग्रेफाइट भी हुआ, फ्लोरीन, इन तीनों में से अगर बोला जाए कि इस कार्बन का सबसे प्योरेस्ट मतलब सबसे एकदम प्योर जो एलोट्रोपस कौन है, वो आपका डायमंड होगा। और उसका ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब इसके आर पर हम देख भी सकते हैं। ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा हाई। ठीक है। फिर बात की जाए इसके अंदर, यहां लिखेंगे एवरी कार्बन एटम आर अटैच्ड बाय अदर 4 कार्बन एटम and make a 3-dimensional tetragonal स्ट्रक्चर। तो इसमें तो डायमंड के अंदर क्या है, मैं अभी आपको इसको स्ट्रक्चर बताऊंगा। डायमंड के अंदर क्या होता है, कार्बन का जो हर एक एटम होता है वो अदर 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर से बनाएगा 3-डायमेंशनल टेट्रागोनल बनाएगा। तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर कैसे होती है, 3-डायमेंशनल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कार्बन जो होगा वो अदर 4 एटम के साथ में बंधा हुआ होगा। क्लियर ना। इसके कारण से इसका एक भी बॉन्ड फ्री रहता नहीं है। क्लियर ना। फिर बात की जाए इसका यूज क्या होता है, तो बेटा देखो आपको पता है इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है इन ज्वेलरी। इसका यूज क्या होता है, इन ज्वेलरी। अगला यूज होता है इन
कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को कट करने के अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका था डायमंड। नेक्स्ट बात कीजिए, अभी इसका डायग्राम भी देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक ना। चलो आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपका डायमंड है, ये आपका डायमंड है, ये आपका ग्रेफाइट है, और ये आपका फुलरीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डायमंड के अंदर देखिए कार्बन, डायमंड का जो ये जो ब्लू पिंक पिंक दिख रहा है, ये सब एटम क्या कार्बन है। तो इसमें देखो कार्बन का ये एटम है, एक इस कार्बन से 1 2 3 और 4 से बंधा हुआ है क्या ना। इस प्रकार इसकी बात की जाए तो देखो ये भी 1 2 3 और 4 एटम से बंधा हुआ है, मतलब कार्बन का एक भी फॉर्म फ्री रह रहा नहीं है, क्लियर ना। चलो अब बात करते हैं वापस ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या आता है, तो देखो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, चलिए अब ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रेफाइट का कलर होता है डार्क ग्रे कलर का होता है। कौन से, ये डार्क ग्रे कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए ग्रेफाइट कैसा है, इसके अंदर इन द ग्रेफाइट every carbon atom is connect with other 3 carbon atom and make a हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाकर स्ट्रक्चर बनाता है, वो बनाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बट इसमें एक ध्यान रखने हैं कि इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन इसमें हर लेयर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है। गैप होने के कारण क्या होता है, इसकी जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप कर सकती है। इसी कारण से ये कैसा होता है, इसी कारण से ये होता है स्मूथ। कैसा होता है ना, इसी कारण से ये होता है, ये स्मूथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अगर डायमंड के भी बात की, डायमंड में क्या था, डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड था, मतलब कार्बन का एक भी बॉन्ड फ्री रह रहा नहीं था। लेकिन ग्रेफाइट की अगर बात की जाए, ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसका जो फोर्थ बॉन्ड है या फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो क्या रह रहा है, फ्री रह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो उसमें इजीली से वो कंडक्टिविटी करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेफाइट इज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसका आंसर ये क्या होता है, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है ये नॉन मेटल, कार्बन है क्या, कार्बन है नॉन मेटल, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसके कार्बन हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इन द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसका यूज आपको पता है, इसका यूज शीशा बेसिन में होता है। अब बारी आती है फुलरिंग की। तो फुलरिंग की बात की जाए, फुलरिंग को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो यहाँ लिखेंगे discovered by बक मिस्टर फुलरिंग। इसको डिस्कवर किया था, वो क्या था, बक मिस्टर फुलरिंग ने, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम रखा फुलरिंग, क्लियर ना। नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बड़ा, स्ट्रक्चर लाइक टू फुटबॉल, so it is called
बक्की बॉल। इसको अपन क्या कहते हैं, इसकी जो स्टेज होती है वो बिल्कुल फुटबॉल के साथ होती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं, डिनोट करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं बक्की बॉल की, ठीक है ना। नेक्स्ट, फुलिंग के बेटा दो फॉर्म फाउंड है, कितने फॉर्म है, दो फॉर्म। तो इसके टू फॉर्म फाउंड है, फाउंड ऑफ टू फॉर्म। कौन कौन सा बेटा, एक तो कार्बन 60 वाला, एक कार्बन 70 वाला। मीनिंग क्या है इसका, मतलब कार्बन के फुलिंग की बेटा स्ट्रक्चर बनी होती है, उसमें एक तो कार्बन 60 है और उसमें एक कार्बन कितने 70 है, लेकिन कार्बन 60 वाली जो है वो बेटा आपकी स्टेबल है, तो इसको हमको पढ़ना है। अगर कार्बन 60 की बात की जाए, ये देखो ये कार्बन 60 है, तो कार्बन 60 के अंदर जो गोनल होते हैं वो गोनल कितने होते हैं, 32 गोनल होते हैं। कार्बन 60 का जो फुलिन स्ट्रक्चर है उसके अंदर गोनल टोटल कितने होते हैं, 32 गोनल। लेकिन सारे के सारे गोनल एक जैसे नहीं होते, उसमें से कुछ गोनल तो होते हैं पेंटागोनल और उसमें से कुछ गोनल होते हैं हेक्सागोनल। तो देखो कितने होते हैं, 30 को डिवाइड करना, यहाँ आएंगे 20 और यहाँ आएंगे 12। अगर 20 गोनल की बात की है, 20 गोनल होते हैं वो हमेशा पेंटागोनल होते हैं, ठीक है। और 12 जो होते हैं वो होते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल पता ही ना आपको, हेक्सागोनल कैसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। और पेंटागोनल कैसे होते हैं, ये वाले, ये पेंटागोनल 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से ये पूरी गोनल की स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये वाला क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम के अंदर कि कार्बन 60 के अंदर गोनल की स्ट्रक्चर होती है, 20 जो होते हैं पेंटागोनल और 12 होते हैं हेक्सागोनल, इनको जरूर से याद रखना। चलिए हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो ये कार्बन एटम है और सॉरी ये ग्रेफाइट है आपका। तो ग्रेफाइट के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर, ये वाली और ये वाली, इन सबके बीच में गैप है और ये सारे के सारे कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्ड बंधे हुए ऐसे, ध्यान रखना, ये सारे के सारे कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है। इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। और उनकी हर एक स्ट्रक्चर के बीच में लेयरिंग होती है, ये लेयर बने होते हैं और हर लेयर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। और गैप होने के कारण ये इजीली से एक दूसरे पर इजीली स्लिप कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज क्या होता है, शीशा मेल्टिंग तो है ही है, इसलिए इनका यूज क्या होता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी हैवी मशीनें होती है, जैसे आपने देखा पंखा वगैरह है, जब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसमें अंदर हम पर क्या करते हैं, लुब्रिकेंट फॉर्म में ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से क्या वो इजीली से स्मूथ चलता है। इसी प्रकार जितनी भी बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनें होती है उसमें लुब्रिकेंट के फॉर्म के अंदर इस ग्रेफाइट का यूज होता है। ग्रेफाइट की जो लीड होती है वो लीड क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होती है, इस कारण से वहां पर वो इस चीज से स्मूथ होकर बिना किसी फ्रिक्शन से वो इसे मूव कर सके, वो हैवी मशीन है, इसलिए इसका यूज लुब्रिकेंट का होता है। अब देखो फोल्डिंग के अंदर यहाँ देख पा रहे हो, फोल्डिंग के अंदर कुछ स्ट्रक्चर तो मैंने बताई थी हेक्सागोनल और कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं पेंटागोनल। तो देखिए यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके हेक्सागोनल है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पेंटागोनल है। वापस देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपके हेक्सागोनल है। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें लगभग 32 गोनल होती है। कितनी गोनल, 32 गोनल। और 32 में से 20 जो होती है वो होती है पेंटागोनल और 12 जो होगी वो होगी हेक्सागोनल। क्लियर, आपका डाउट क्लियर हो गया। ये था आपके कार्बन के एलोट्रोपस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक आता है जिसका हमको इंतजार था, मेन टॉपिक, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बहुत ही इजी टॉपिक है, बच्चे इस टॉपिक को लेकर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, अब कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे मैटर जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना उसको बोलेंगे कंपाउंड। बट यहाँ पर कंपाउंड का नाम कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। मतलब इसमें हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन मतलब कार्बन होगा। मतलब ये कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन इन दो एटम के मिलने से बनता है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्लियर ना। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो है आपका सैचुरेटेड, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड। तो देखिए यहाँ पर द कंपाउंड आर फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन बेटा कैसे बना हुआ है, ये कार्बन बना हुआ है, ये जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आर टू टाइप। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट को डिनोट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो पढ़ते बढ़ा। सबसे पहले है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या होता है, कार्बन एटम दैट आर फॉर्म बाय अ सिंगल बॉन्ड आर नाउन सैचुरेटेड। अगर इस कंपाउंड में सारे के सारे कार्बन अगर एटम किस बॉन्ड से, जितने भी कार्बन एटम है वो सारे अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म थ्रू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर जितने भी कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ में या तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होंगे। तो अगर इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड। नेक्स्ट आगे चलिए। Saturated hydrocarbon compound are burn easily with oxygen and emit of blue flame and high amount of energy। अगर हम ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड है, अगर इन कंपाउंड को अगर हम इजीली से ऑक्सीजन के परिचय में अगर बंद करेंगे तो इसमें ब्लू फ्लेम निकलेगी और साथ में हाई अमाउंट की एनर्जी भी रिलीज होती है। लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका अगर ऑक्सीजन का ब्लेम करें तो इमिट ऑफ येलो फ्लेम निकलती है एंड ब्लैक पीपीटी या ब्लैक पीपीटी नहीं तो ब्लैक सूट बोल सकते हैं। ब्लैक सूट मतलब आपने देखा होगा जो ब्लैक सूट आपको ये ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम के अंदर हीट क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि येलो फ्लेम के अंदर हीट क्या होती है, कम होती है। और उसमें येलो फ्लेम निकले उसके साथ में ब्लैक ब्लैक धुआं भी निकलता है, स्मोक निकलता है, उसको बोलते हैं ब्लैक सूट। तो ये इसके अंदर डिफरेंस भी कभी कभी आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि सर इसके अंदर ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। जबकि इसके अंदर बॉन्ड दो है, एक तो डबल पी है एक ट्रिपल पी है, तो डबल वाले को बोलेंगे, डबल वाले बॉन्ड को बोलेंगे एल्कीन और ट्रिपल वाले को बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। इन तीनों के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। ये जो टॉपिक है बड़ा, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ के जाना। कार्बन की जो नेचर होती है वो बहुत ही दो नेचर है इसके पास, और दोनों नेचर एकदम मस्त है। फर्स्ट नेचर का नाम है कैटेनेशन और सेकंड नेचर का नाम है टेट्रावैलेंसी। सबसे पहले बात होता है कैटेनेशन क्या होता है। अब आपको पता है कार्बन क्या होगा, कार्बन अपने साथ अदर कार्बन के साथ में लॉन्ग चेन बनाता है। कार्बन अकेला है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ में बहुत सारे कार्बन, एक नहीं होगा बहुत सारे हो सकते हैं, तो दूसरे बहुत सारे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बना करके एक लॉन्ग चेन को क्रिएट करता है। क्या बोले, मैं आपस से बोलता हूँ, कार्बन एटम जो होता है वो अपने अलावा अदर कार्बन एटम दो या दो से ज्यादा के साथ में बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन को क्रिएट करता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे कैटेनेशन। क्या बोल रहे हैं, कैटेनेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन वन अदर कार्बन एटम एंड मेक लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। जिसमें कार्बन एटम क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन को क्रिएट करता है, इसी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कैटेनेशन। अब चैन तो बनाएगा, लेकिन थोड़ा चैन जो बनाने की प्रॉपर्टी वो अलग अलग होती है। कैसे, या तो चैन होगी स्ट्रेट चैन होगी, मतलब सीधी होगी, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होगी। दूसरी बड़ा ब्रांच मतलब स्ट्रेट भी होगी और उसमें कड़े कई किसी ब्रांच भी निकली हुई होगी। और एक है आपको बड़ा क्लोज या उसको बोलेंगे रिंग चैन। कैसे होता है बता दो। देखो तो बेटा स्टेशन की बात की जाए तो स्टेशन क्या होती है, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पांचवा कार्बन ऐसे बड़ा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लॉन्ग चेन बनाए, इसमें 6 7 8 9 10 कितने भी कार्बन चेन हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कैटेनेशन। अब आपको पता है कैसा कार्बन की वैलेंसी कितने होते हैं, 4 होती है। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो ये कार्बन है, इसके बॉन्ड बना सिर्फ सिंगल, तो बचे कितने 1 2 3। ये कार्बन 1 2 बनाया, बचे कितने 2, इसके भी 2 बने बचे 2, इसके 2 बने बचे 2, इसके वापस बना हुआ तो 1 2 3। इस प्रकार कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन को क्रिएट करता है, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो ये आप स्ट्रेट चेन है, इसमें देखो किसी प्रकार कोई ब्रांच नहीं है, इसमें सीधे कार्बन सीधे जुड़े हुए। अब बात करते हैं ब्रांच की, तो ब्रांच में देखो कैसे होता है, ये कार्बन 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब इसमें स्ट्रेट चेन तो होगी, ये स्ट्रेट चेन तो होगा ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें से किसी भी एक कार्बन की साइड से क्या निकलती है, एक दूसरा कार्बन निकल जाता है, एक निकल के ऊपर निकल गया, तो ये क्या होगी, इनकी अलग ब्रांच बन गई है।
अगर ऐसा आपको स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के आजू बाजू से अगर आपको कार्बन एटम निकले हुए दिख रहे तो इसको स्ट्रेट न बोलकर इसको डिनोट करेंगे ब्रांच चेन से। समझ आ गया? अब इसको वैलेंसी को फिल करनी है तो फिल कर सकते हैं आराम से बेटा। देखो कार्बन की बॉन्ड एक है, बच्चे कितने बॉन्ड? 3, तो ये 3 बॉन्ड फिल कर दो। इसके 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड फिल कर दो। अब देखो इसके 1 2 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड फिल कर दो। इसके भी देखो 1 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड फिल करो। इसके 1 2 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड फिल करो। इसके 1 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड फिल करो। इस प्रकार से कार्बन के 4 बॉन्ड फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लोज या रिंग चेन। क्लोज रिंग चेन क्या? रिंग का मतलब क्या होता है? एकदम अंगूठे मारती बड़ा। क्लोज मतलब इसका फर्स्ट जो कार्बन है, इसमें देखो फर्स्ट कार्बन एटम क्या लास्ट वाले कार्बन एटम से कनेक्टेड है क्या? नहीं। इसमें देखो फर्स्ट कार्बन एटम क्या लास्ट कार्बन से कनेक्टेड है क्या? नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो लास्ट वाले कार्बन एटम से वापस क्या होता है? रिवर्स कनेक्टेड होता है। इस प्रकार से ये रिंग बनती है, इस प्रकार से क्लोज बनती है। इसको बोलेंगे रिंग चेन या क्लोज चेन। तो देखिए इसमें ये कार्बन, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, चाहे 3 भी हो सकते हैं बेटा। 1 2 3 5 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, 4 भी होगी, 5 भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 और 6। तो हर प्रकार देखो इसमें पूरी रिंग बन रही है, इसमें कोई भी कार्बन एटम आपका इसमें फ्री नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी रिंग बन रही है, इसको बोलेंगे क्लोज या रिंग चेन। क्लियर ना? अब यहाँ पर देखिए ये था आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपल है, इसमें एक एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। सेकंड इसको वर्सेटाइल नेचर है, उसका नाम है टेट्रा वैलेंसी। इस वैलेंसी में क्या था? इस वैलेंसी के अंदर कार्बन कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बना रहा है और एक लॉन्ग चेन को क्रिएट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को मैंने बोला कैटेशन। लेकिन टेट्रा वैलेंसी मतलब होता है कार्बन के पास में वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। इसलिए कार्बन अपने अलावा अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे टेट्रा वैलेंसी। चलो देखते हैं टेट्रा वैलेंसी। The carbon have a 4 valency, so it is easily make a bond with other atom। तो बड़ा वो इजीली से अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। चलो दिखाओ तो बड़ा। अब देखो ये कार्बन है, ठीक है बेटा। तो कार्बन के बाद वैलेंसी कितनी? 1 2 3 और 4। क्लियर? अब ये बनाएगा दूसरे एटम के साथ में। जैसे मैं दूसरा एटम लेता हूँ बड़ा, एक मैंने लिया क्लोरीन, क्या लिया? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 और क्लोरीन 4। अब आपको पता है क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। 17 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 17 होंगे। फर्स्ट सेल में कितना आएंगे? 2 आएंगे। सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7। तो देखो इसका फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? C7 ही है। इसको रिक्वायरमेंट कितनी थी? 8 की थी, बस इसमें 1 की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या करेगा? ये कार्बन के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7 है। तो यहाँ पे देखिए एक आगे कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा। अब देखिए इस क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है, 8वां इससे ले लेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा इसका। इसके बाद खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इससे ले लेगा, ये इसका बन जाएगा 8वां। इसके खुद के 7 एक लेगा इससे, ये बन जाएगा इसका भी 8वां। ये बेटा खुद के भी इसके लिए एक लेगा, इसका बेटा ये बन जाएगा 8वां। अब देखिए यहाँ पर, अब सर क्लोरीन ने अपना काम कर दिया, क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब बारी किस क्या आती है? कार्बन की। कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 है, तो उसके 4 चाहिए होगा ना, तो ये क्या करेगा? इससे शेयरिंग करेगा। एक 5वां यहाँ से, 6वां यहाँ से, 7वां यहाँ से, 8वां, तो बेटा इस प्रकार से ये शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो देखो इससे बना क्या? कार्बन 1 है और Cl कितने? 4, तो CCl4, CCl4 जिसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसका नाम कैसे हुआ वो नाम हम आगे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, आयुर्वेद नॉमिक कल्चर के अंदर जहाँ पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसा हुआ। तो यहाँ पर देखिए कार्बन अपने अलावा और भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। एक आपको बताना और भूल गया, कार्बन का जो नेचर है
चलिए, जैसे कि मैंने देखा कार्बन जो है की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है बेटा। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन सकता है, तो हाइड्रोजन की बेटा वैलेंसी कितनी होती है 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन 1 है, उसको चाहिए कितने, एक और चाहिए, मतलब इसको 2 होने चाहिए। तो ये हाइड्रोजन इससे एक ले लेगा, इससे भी एक ले लेगा, इससे भी एक ले लेगा, इससे भी एक ले लेगा। तो हाइड्रोजन ने अपने ऑक्टेट कर लिया कंप्लीट, क्या कर लिया कंप्लीट। अब बारी किसकी आती है, कार्बन की आती है। तो कार्बन के ऑलरेडी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन इससे शेयरिंग की है, तो कार्बन इससे शेयरिंग करेगा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये छठा पांचवा, ऐसे छठा, ये सातवां, आठवां, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो बन जाएगी वो कैसे बनेगी, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ये बनता है CH4। क्या मतलब इसका जो नाम होगा वो नाम होगा CH4। इसका नाम होता है मीथेन। क्या तो होता है, मीथेन। बट इसकी कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ये वाली, मीथेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये वाली। लेकिन मीथेन के बड़ा ऑरिजिनल स्ट्रक्चर बोले तो बड़ा वो कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। तो देखो इसमें कार्बन जो रहेगा वो एक तो रहता सेंटर में, और इसके हाइड्रोजन 4 है, एक रहेगा ऊपर, एक रहेगा इधर, एक रहेगा इधर, एक हाइड्रोजन बड़ा रहता है बैक साइड में। क्या रहता है, बैक साइड में। तो इसके कितना गोंदल हो गए, 4 गोंदल। देख लो कितने गोंदल हो गए, 4 गोंदल। ये वाला एक गोंदल, 2 गोंदल, 3 और 4। इसका हर एक गोंदल एक दूसरे से 108, 109, 28 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट के एंगल पर होता है। ये भी आपको देखना है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, CH4 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका गोंदल कैसा होगा, इसका गोंदल होगा टेट्रा गोंदल। क्लियर ना। चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए अब आते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ये फंक्शनल ग्रुप आपके काम किस में आएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप आपके काम आने वाले आईपीसी नोमेनक्लेचर का, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं कि सर एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप होते क्या, इसका क्वेश्चन कभी कभी अलग से भी आता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ए ग्रुप, या तो एटम होगा या क्या होगा, ग्रुप होगा, ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप जो कार्बन के साथ में रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर या 10 के कोर्स के हिसाब से। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्कोहल। कौन सा है, एल्कोहल। एल्कोहल की बात की जाए थोड़ा, एल्कोहल के अंदर आपको देखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्कोहल के अंदर एक तो अपना आपको पढ़ना है एल्कोहल का सफिक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इसका बड़ा एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, OH। क्या होता है बड़ा, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। क्या होता है, OH। ठीक है, दूसरा है आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। क्या होता है, CHO। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे लिखते हैं CH डबल बॉन्ड O, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C ऊपर H या इच्छा नीचे H करो और यहाँ पर O। तो ये भी आपका एल्डिहाइड। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए आपके अगला है कीटोन। तो कीटोन है, कीटोन की स्ट्रक्चर होती है कार्बन जो बना हुआ डायरेक्ट डबल बॉन्ड से O से, और इसके 2 बॉन्ड यहाँ फ्री होंगे, ये आपका कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है COOH। क्या होता है, COOH। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या इसको लिखना दूसरा तरीका और भी है, C डबल बॉन्ड O और H, ये भी आपका तरीका है। ठीक है, तो ये चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको बोल दे कि एल्कोहल का फॉर्मूला OH, कीटोन का CHO, सॉरी एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO और कार्बोक्सिलिक का COOH। ठीक है, अब बात कीजिए इसके सफिक्स बड़ा। अगर किसी कार्बन चेन के साथ में OH ग्रुप जुड़ रहा है, अगर किसी कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप अगर जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसका सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा ऑल। क्या लगेगा, ऑल। क्या लगेगा, ऑल। वो लगेगा आपका ऑल। ठीक है,
अगर किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है, एल्डिहाइड, तो इसका जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा एल। क्या लगेगा? एल। नेक्स्ट आपका कीटोन, अगर कीटोन ऐड हो रहा है तो उसका लगेगा ऑन, कीटोन ऑन, कीटोन ऑन। नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये ऐड हो रहा है तो इसका सफिक्स रहेगा, इसका सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड। कैसे यूज करते, कैसे यूज करते आपको देख करके इजी आई लग रहा होगा। ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखूंगा कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है एल्केन, एल्किन, एल्केन। अभी हमने पढ़ा था ना जस्ट अगले स्लाइड के अंदर ये वाला हाइड्रोकार्बन, जो मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो बने होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड से, किससे बने होते हैं? सिंगल बॉन्ड से, जिसको हमने डिनोट किया था एल्केन से। और अनसैचुरेटेड जो बने होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, जिसको हमने डिनोट किया था एल्किन और एल्केन। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलते अपन, चलिए तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात की जाए एल्केन की बात की जाए तो एल्केन जो होता है इसका सबसे पहले फॉर्मूला की बात की जाए तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका भी होता है CnH2n। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद हो जाएगी, पहले इनको याद कर लो एक बार। CnH2n, CnH2n, CnH2n। सर याद कर लेंगे सर, इसमें n है क्या? n है नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ एटम, मतलब जो भी एटम चाहे कार्बन का हो क्या हाइड्रोजन का, उसके नंबर कितने, 1 2 3 4 5 7, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये सब के अंदर कॉमन आ रहा है CnH2n। अब इसमें ट्रिक याद रखनी है, इसमें दो जोड़ो, इसमें दो छोड़ो, इसमें दो घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ, क्या है? जोड़ो छोड़ो घटाओ, दो जोड़ो, दो छोड़ो और दो घटाओ। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया CnH2n + 2 CnH2n, और इसका होता है CnH2n -2। देखना चल रहा, ये तो इसके बड़ा फॉर्मूले की बात हुई, किसकी बात हुई? फॉर्मूले की। अब नेक्स्ट बात करते बड़ा, इसका सफिक्स क्या लगेगा। अगर अगर आपको देखना है इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड दिख रहा है इसमें, बॉन्ड जो होता है इसमें बॉन्ड बड़ा होगा, वो बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल होगा। कार्बन कार्बन एटम के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड दिखेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आपको बॉन्ड दिखने वाला है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपको बॉन्ड दिखने वाला है एल्केन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड दिखने वाला। क्लियर? ये होता ही है बेटा, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो इसमें सफिक्स के फॉर्म के अंदर आपको लगाना है n। देखो इसके पीछे क्या लगा हुआ है? n, तो इसके पीछे लगाना है an, एल्केन, n का, एल्केन का n। अगर ये दिख जाए डबल बॉन्ड तो आपको लगाना है इन, क्या लगाना है? इन। और अगर आपको ये दिख जाए तो आपको लगाना है एल्काइन, क्या लगाना है? आइन लगाना है YNE। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पहले हम देखते हैं n बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? m बराबर 1 रख के देखते हैं कि m बराबर 1 बेटा क्या फॉर्मूला आता है। तो देखिए बेटा ये फॉर्मूला है C का C, n की जगह मैंने 1 रख दिया, n का मतलब 1 रखो तो 1 का 1 ही होता बेटा, ठीक है। h कितना है? 2 × 1, 2 × 1 कितना होगा? 2, और 2 + 2 कितना होगा? 4, तो ये होगा CH, ओके ना, हो गया CH4। नेक्स्ट अगर मैं m बराबर 2 रखूँ तो ये C क्या है बेटा? n की जगह 2 आ जाएगा, तो ये CO2। h देखो बेटा 2 × 2, n की जगह कितना 2 है ना, 2 × 4, 4 + 2 6, ये होगा C2H6। सिंपल आ रहा है। अगर मैं n की जगह रखता हूँ 3 तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ हो जाएगा C3, ठीक। नेक्स्ट 3 × 2 6, 6 + 2 8, h हो जाएंगे आपके 8। अगर मैं m बराबर 4 रखता हूँ तो C4, h कितना हो जाएंगे? 4 × 2 8, 8 + 2 10, ऐसे होंगे। अगर मैं m बराबर 5 रखता हूँ तो C5, h कितना हो जाएंगे? 2 × 5 10, 10 + 2 12, ये हो गया,
ठीक है, सिंपल बेटा। अब देखिए मैंने अभी बोला है कि अगर आपको बेटा देखना है कि सर इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कि ये सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ही है, तो सिंगल बॉन्ड देखते हैं उसमें लगाना आपको एन। लेकिन वो कब लगाना है, कार्बन के नाम के पीछे। इसमें देखो कार्बन कितना है, इसमें कार्बन है आपका एक कार्बन है, इसमें कार्बन आपका एक है, तो एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, इसके पीछे लगाना एन, तो ये हो जाएगा मैथेन। क्या हो जाएगा, मैथेन। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो दो के बोलेंगे अपन एथ, और एथ के पीछे लगाना आपके एन, तो ये हो जाएगा एथेन। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन आपके दिख रहे तीन, तीन को बोलेंगे अपन प्रोप, और पीछे लगाना ए एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब आपको कार्बन दिख रहे चार, तो चार को अपन डिनोट करते हैं ब्यूट, और ब्यूट के पीछे लगाना एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। पांच है तो पांच को बोलते हैं पेंट, और पेंट के पीछे लगाना एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब आप सोचे होंगे सर हमको ये मैथ एयर प्रॉप ये कहाँ से आ रहा है, तो अभी आपको बताऊंगा। इसका एक स्पेशल फंडा है, उस फंडे का बताऊंगा कि कार्बन की नंबर देख करके, कार्बन के नंबर ऑफ एटम देख करके उसको किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, तो उसका वर्ड रूट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप देखिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं एल्किन, जिसमें बॉन्ड होता है डबल। तो इसकी बात की जाए तो डबल बॉन्ड की शुरुआत 1 से नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी नंबर 2 से होगी। तो इसमें आपको m बराबर रखना पड़ेगा 2। अगर m बराबर 2 रखता हो तो देखिए बेटा कैसा होगा, C2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 × 2 ये हो जाएगा 4। अगर मैं m बराबर 3 रखूँ तो C3 हो जाएगा। h कितना होगा, 3 × 2 6, मतलब कुल डबल हो रहा है, मतलब ये जो है 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। अगर m बराबर में 4 रखूँ तो C4, h कितना हो जाएगा 8। अगर m बराबर 5 रखूँ तो C5, h कितना हो जाएगा 10। सिंपल आ रहा है। इसमें देखो डबल में दो जोड़ना है, इसमें डबल करना है, और इसे डबल करके दो घटाने हैं। तो इसका नाम कैसा होगा, दो को हमने डिनोट किया था बेटा एथिन से, दो को हमने डिनोट किया था एथ से, तो इसका नाम भी हो जाएगा सर एथ। ठीक बेटा, बट इसके अंदर बॉन्ड है डबल, तो इसका सफिक्स लगेगा इन, तो ये होगा एथ प्लस इन एथिन। क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन एथिन। कार्बन 3 को बेटा डिनोट किया था अपन प्रोप से, तो इसको भी प्रोप लिखेंगे, तो ये हो गया आपका प्रोप, और प्रोप प्लस इन ये आपका हो जाएगा प्रोपिन। क्लियर ना। कार्बन 4 है, कार्बन 4 को आपने अभी भी डिनोट किया ब्यूट से, किससे क्या है, ब्यूट से, तो ये हमने लिखना है यहाँ पर भी ब्यूट, और इसके पीछे लगाना इन, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस इन ब्यूटेन। कार्बन 5 को हमने डिनोट किया पेंट से, तो इसको भी हम लिखते हैं पेंट, पेंट प्लस इन पेंटिन। क्या हो जाएगा, पेंटिन। इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। अब लास्ट है आपका टेबल वाला, इसका भी शुरुआत आप थोड़ा m बराबर 2 से होती है। अगर m बराबर 2 से होगी तो C2 तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट h देखो, h क्या है, 2 × 2 4, 4 - 2 2 वापस है ना। नेक्स्ट 3 लिखते हैं, m बराबर 3 लिखते हैं तो कैसा होगा C3H, 3 × 2 6, 6 - 2 4, मतलब कुछ नहीं बेटा, 2 का डबल कितना 4, 4 में 2 कम करना, 3 का डबल 6, 6 में 2 कम करने, मतलब डबल में 2 कम करने और कुछ नहीं। यहाँ देखो बेटा, अगर 4 लिखो तो C4, 4 का डबल 8, 8 में 2 कम 6। अगर 5 लिखो तो 5 का डबल 10, 10 में 2 कम 8, तो ये आपका। तो अगर ऐसा आपको सीरीज अरेंजमेंट देखे तो इसका मतलब देखना है ये एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला है, एल्काइन सीरीज का कंपाउंड है, और एल्काइन सीरीज में कंपाउंड के अंदर आपको बॉन्ड कौन सा मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड देखते आपको पीछे कार्बन के नाम के पीछे क्या लगाना, आयन लगाना। क्या लगाना है, आयन। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, तो देखिए कार्बन 2 का मतलब क्या बना एथ, तो इसके ये होता है एथ, पीछे लगाना आयन, तो एथ प्लस आयन एथाइन। 3 को बोलते प्रोप, तो ये हो गया यहाँ पर भी प्रोप, प्रोप प्लस आयन प्रोपाइन। 4 को बोलते ब्यूट, तो इसको भी लिखेंगे अपन ब्यूट, ब्यूट प्लस आयन ब्यूटाइन। 5 को लिखेंगे अपन पेंट, पेंट, और पेंट प्लस आयन पेंटन। इस प्रकार से ये एल्किन और एल्केन सीरीज का ये फॉर्मूला बनता है। ये आपको याद रखना है एग्जाम में। अभी तो मैंने आपको बड़ा ऐसे बताया, एग्जाम के अंदर क्या है, इसमें से कोई भी उठाकर का आपको रैंडमली दे लेते हैं, इसमें से कोई भी उठाकर आपको रैंडमली देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें सबसे पहले एल्किन और एल्केन सीरीज को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको आइडेंटिफाई करना है इनके फॉर्मूले से। जैसे मान लो बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक बड़ा आया C7H14 आया,
एक आया C8 या C6H10 आया, तो आपको बोला कि ये किसका सीरीज का है, एल्केन का है, एल्किन का बड़ा आपको देखना। तो देखो मैंने आपको बोला यहाँ से डबल में 2 ज्यादा था, ये डबल था, और ये डबल के अंदर 2 कम था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 7 है, और 7 का ये कितना होता है 14 हो रहा है, मतलब बिल्कुल डबल है। तो डबल चीज कौन सा होगा, ये होगा सर एल्काइन का होगा। एल्का मतलब शांत का मतलब कौन सा कार्बन है, हैप प्लस इन हेप्टेन हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितने 6 है, 6 का डबल कितना होता है, 6 का डबल होता है 12, जबकि यहाँ 12 नहीं है, 12 से 2 कम है, और 2 कम किसमें होता है एल्काइन में। तो ये कौन सा सीरीज का है, ये है एल्काइन सीरीज का कंपाउंड। इस प्रकार से आपको रैंडमली अगर दे देंगे तो आपको बड़ा फॉर्मूले के द्वारा ही इसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कंबसन और बर्निंग, मतलब जो भी आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उनका हम पढ़ेंगे कंबसन। क्या पढ़ने वाले, कंबसन। अब कंबसन आपको पता है, कंबसन का मतलब होता है जलाना। किसी भी चीज को अगर जलाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। क्या होती है, ऑक्सीजन की। तो देखिए सबसे पहले कंबसन पढ़ेंगे अपन मेथेन का, लेकिन मेथेन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि कंबसन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, किसी भी कार्बन कंपाउंड की जब बर्निंग करेंगे इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपन कहते हैं CO2, नेक्स्ट वाटर मिलेगा जिसको अपन कहते हैं H2O, हीट मिलेगी और साथ में लाइट मिलेगी, इसको कहते हैं अपन कंबसन। क्लियर ना। कंबसन इज आल्सो कॉल्ड बर्निंग, कंबसन को हम बर्निंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्केन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू व्हिच एल्कीन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। इसलिए कह सकते हैं कि एल्केन है, अगर एल्केन को अपन बर्न करेंगे तो उसके कारण हमको बहुत ज्यादा हीट मिलती है, इसलिए क्या एल्केन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है। जैसे अपन इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, तो देखो बेटा अगर मीथेन का एग्जांपल ले तो कंबसन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का एग्जांपल लेने से सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मीथेन का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है ना, CH4। अब CH4 का हमको करना है कंबसन, तो CH4 का कंबसन करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिया है यहाँ पर ये CH4, ये बड़ा ऑक्सीजन की पर्जन में बर्न होगा, ये मैं बर्न कर रहा हूँ। ये जो साइन है डेल्टा, ये डेल्टा साइन किसका है, ये बर्न का है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बर्न। ठीक है। अब देखो जैसे आपको देखना है कभी भी ऑक्सीजन के साथ में अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का बन हो रहा है तो इसमें आपको दिख रहा है इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, दूसरा कौन है हाइड्रोजन। तो कार्बन से बनेगा आपको CO2 और हाइड्रोजन से बनेगा आपका H2O। तो बड़ा बिना किसी को सोचे हुए आप यहाँ लिख लो CO2, एक लिख लो आप यहाँ पर H2O। ठीक है, साथ में आपका लाइट निकलेगी और साथ में आपका निकलेगी हीट। क्लियर। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो कार्बन कितने 1 है, तो यहाँ पे कार्बन आपका 1 है, H कितने 4 है, अब यहाँ पर H कितने 2 है, तो इसको 4 करने के लिए मैं आगे लगा 2। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगाए थोड़ा ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, थोड़ा 4 है तो इसको मैं 2 4 करने के लिए लगाऊं, अभी 2 लगा दो, तो ये होगी बैलेंस। तो यहाँ पर ये आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया आपका वाटर, ये बन गया आपकी लाइट और ये बन गया आपकी हीट। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मतलब क्या है, एक तो बड़ा क्या है कोई प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑक्सीजन की ऐड हो जाएगी, है ना। और कुछ अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पा रही है तो उसमें कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो देखते समझते अपन यहाँ पर दो सब्सटेंस विच आर capable और adding oxygen to other are known as oxidation agent। जब कुछ बड़ा सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसी के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल फॉर्म में आपको लिया जाए एल्कलाइन, कौन है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या है KMnO4 है, ये एक एल्कलाइन है और इसका नेचर होता है ये एक स्ट्रॉन्ग, ये क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझे। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इसके पर्जन में अगर किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके अंदर ये चाहे जितने आप उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अब एक तो ये वाला होता है, एक और होता है उसको बोलते हैं
पोटेशियम डाई क्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। एक तो आपका ऑक्सीजन एजेंट कौन सा वाला K1O4, जिसको डिनोट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से, और दूसरा आपका जो ऑक्सीजन एजेंट है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इन दोनों के प्रेजेंस के अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। अब कैसे करते हैं चलो देखते हैं अपन। तो देखो इसका एग्जांपल है अल्कोहल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं लेता हूं अल्कोहल, तो ये मैंने लिया अल्कोहल CH3CH2OH, क्लियर ना। अब ये अल्कोहल ले लिया, ये है आपका अल्कोहल, क्लियर ना। अब अल्कोहल का मैं क्या करता हूं, अल्कोहल को मैं करता हूं ऑक्सीडेशन। क्या करता हूं ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या करना है, ऑक्सीजन क्या होगा, इसका जो लास्ट वाला कार्बन है इसके साथ में ऑक्सीजन होगा। तो बड़ा देखो अगर मैं ऑक्सीजन करवाता हूं तो ये CH3 है, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो कार्बन है ये आपको बड़ा चेंज होगा एल्डिहाइड में, तो ये हो जाएगा CH3CHO, तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। अब आप सोचे होंगे सर आपने यहाँ पर तो बोला है कि सर अल्कोहल चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक में, बट यहाँ पर तो एल्डिहाइड बन गया, होता बड़ा ये भी करूंगा। अब देखो अब इसका एक बार ऑक्सीडेशन करवाया तो एक बार में अल्कोहल से क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। अब इसका ऑक्सीडेशन अगर एक बार और करवाता हूं तो बड़ा जो एल्डिहाइड है वो आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो देखो CH3 आपका ऐसा कैसा रहेगा, और ये CHO है ये बड़ा आपका चेंज होगा कार्बोक्सिलिक में COOH, तो ये बन गया आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, क्लियर ना। अब बात आती है सर, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन एजेंट को यूज भी नहीं किया, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी, देखिए अगर हमको अल्कोहल से डायरेक्ट आपको बड़ा यहाँ जाना है कार्बोक्सिलिक में, तो बड़ा आपको करानी पड़ेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो आपको यूज करना है KMnO4 या आपको यूज करना है K2Cr2O7, ये आपका ऑक्सीजन है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इसके प्रेजेंस में होगा इनका ऑक्सीडेशन, तब जाकर अल्कोहल है वो डायरेक्ट चेंज होगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो बड़ा ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है, और अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है तो आपको लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि अल्कोहल को डायरेक्ट एल्डिहाइड में विदाउट चेंज हुए आपको डायरेक्ट चेंज कर लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्लियर। चलते नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट बड़ा फर्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ ली ऑक्सीडेशन, सेकंड आपकी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो बड़ा ये क्या होती है, देखिए एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में किसी भी मैटर को या एलिमेंट को क्या करना, ऐड करना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा अनसैचुरेटेड, कौन सा होता है बड़ा, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अपन क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रिएक्ट विद मॉलिक्यूल, जैसे कि बड़ा H2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, तो इनके साथ में बड़ा ये क्या करता है, रिएक्ट करता है and give सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और इनके सामने रिएक्ट करके क्या देगा आपको सैचुरेटेड कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। तो देखो कैसे होगा, इसका एग्जांपल अगर देखना है तो ये है आपका अनसैचुरेटेड, इसके अंदर या बड़ा आपकी इच्छा हो तो जोड़ा आप H2O, या आपकी इच्छा हो तो ऐड करो Cl2, या इच्छा हो तो ऐड करो Br2। जब इनकी प्रेजेंस में हम कराएंगे तो बड़ा ये चेंज हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर ना। तो ये आपका रिएक्शन होगा, अगर अनसैचुरेटेड को बड़ा चेंज करना है तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड होगा या तो डबल होगा या बॉन्ड होगा आपका ट्रिपल। तो बड़ा जब इनका ऐड होगा तो बड़ा ये बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, ये आपको समझना है। लेकिन ये रिएक्शन जितनी आप समझो उतनी आसान नहीं है। देखो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा मैं को भी एक
जाएगा ये कार्बन ऐसा का ऐसा, 2 H है, एक H इधर एक H इधर, ये ऑलरेडी बड़ा इसका Cl जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, वापस जो है वो HCl गैस फ्यूम के फॉर्म में निकल जाएगी, क्लियर ना। अब इसको वापस लाता हूँ यहाँ पर, अब कौन है बड़ा, तो ये कैसा बन गया, CH कितने 2, तो इसको बोलेंगे CH2 और Cl कितने 2, तो ये बोलेंगे Cl2, CH2Cl2। अब इसको वापस मैं यहाँ लाता हूँ, CH2Cl2 हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वापस वही होगा, एक Cl ऐड होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो बड़ा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, एक बचेगा ना, तो अब यहाँ पर हो जाएगा CH2 है तो CH2 की जगह आपके आ जाएगा CH, और एक क्लोरीन ऐड हो रहा है तो Cl2 है, तो यहाँ पर आएगा Cl3 और ये आपका HCl फ्यूम के फॉर्म में उड़ जाएगा। ये जो बनाए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्या बड़ा क्लोरोफॉर्म है, जो क्या है एक पॉइजनस है, ये बड़ा बेहोश वाली दवा है, इसको सूंघने से इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। बट ध्यान रखना, अब ये बेहोश होता है, आपने बड़ा पिक्चर में देखा होगा कि कोई भी किडनैपर होता है वो रुमाल के साथ बड़ा क्लोरोफॉर्म दबा इसको सूंघाता है, वो इंसान बेहोश होता है, ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसको बेहोश होने में लगभग 50 से 52 सेकंड लगते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं कि सूंघाया चले गए तो बड़ा आपको वही पकड़ लेगा। नेक्स्ट, अब इसको रिएक्शन आगे और करवाते हैं, इसको मैं लेता हूं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को CHCl3 हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब वापस क्या होगा, एक Cl से इसमें ऐड होगा और एक H ऐसे रिप्लेस होगा, अब बचा आपको मात्र एक H, वो भी हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कौन जाएगा Cl3 है तो यहाँ पर हो जाएगा Cl4 और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका CCl4 और ये आपकी HCl फ्यूम के फॉर्म में निकल जाएगी। ये जो बना है इसको बोल देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो कार्बन का एक है और चार को अपन क्या बोलते हैं, देखो दो को बोलते डाई, तीन को बोलते ट्राई और चार को बोलते टेट्रा, तो ये बोले कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या है, इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण, क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन के अंदर ये आपके जो भी है, जैसे आपके इसके अंदर है H2 है, Br2 है, तो इसका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको करेंगे हैलोजनेशन, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन, क्लियर ना। नेक्स्ट समझ में आगे होगा आपको, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है आपका एथेनॉल, क्या आता है बड़ा, एथेनॉल। चलिए तो देखो बड़ा, अब आपका प्यार सा एथेनॉल है। अब बच्चों पता है आपको एथेनॉल बड़ा यही वही है जिसको आप बोलते हैं अल्कोहल, जिसको आप बोलते हैं मदिरा, जिसको आप बोलते हैं वोडका, जिसको बोलते हैं रम, है ना। अब अल्कोहल को आपको पढ़ना है क्योंकि अल्कोहल के अंदर भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको भी कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। चलो देखते हैं अपन, इट इज आल्सो नाउन एज एथिल अल्कोहल, इसको अपन किस नाम से पुकारते हैं, एथिल अल्कोहल के नाम से अपन इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इसका बड़ा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है ना। ये आपका एथिल, दो कार्बन है, एथ बड़ा ये नाम, इसको एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट इसका बड़ा क्या होगा, एथिल अल्कोहल है, या इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कार्बन की देखो कितना 2 है तो ये कार्बन 2 हो गए, एच कितने 2 और 3 5, तो ये C2H5OH, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका बड़ा नाम क्या है, ये आपका नाम बड़ा केमिकल नेम है। अब इसका आप बोलेंगे इसका आईपीएस नाम क्या होता है, तो इसका आईपीएस नाम होगा, कार्बन 2 है तो इसको बोलेंगे एथ, बॉन्ड कौन सा बड़ा सिंगल है तो इसको बोलेंगे एथेन, और ये पीछे OH है तो OH का लगता है ऑल, तो ई को हटाकर लग जाएगा आपका ऑल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल, ये आपको हो जाएगा एथेनॉल, क्लियर ना। नेक्स्ट, इसका बड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका बड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका होगा, ये देखो C के ऊपर H कितने 3 है तो ये H लगा दो 3, आगे बॉन्ड डेड, ये बॉन्ड आ गया, C के ऊपर H कितने 2, ये 2 H लगा दो, ये आगे कौन है बॉन्ड, ये आपके ऑक्सीजन, ये आपका H, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल इसका फॉर्मूला है।
CH3CH2OH। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहा, आपको बोलेंगे कि अल्कोहल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो आपको देखिए इसमें कौन सा OH है, तो यहाँ लिखेंगे आपका OH। क्लियर ना? अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए बेटा, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये बेटा कैसा है, एक कलरलेस लिक्विड है, इसका खुद का कोई कलर होता नहीं है। इट हैज ए प्लीजेंट स्मेल, इसका स्मेल बहुत ही सुहावनी आती है। इट इज इजीली सॉल्युबल विद वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज। आपको पता है इसको बड़ा वाटर के साथ में किसी भी रेशियो के अंदर, किसी प्रॉपर्टीज के अंदर बड़ा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कुछ लोग बहुत बड़ा इसका अल्कोहल साथ में पैक बनाते हैं, को पैक हाई बनाता है, को कड़क बनाना, तो बड़ा ये अल्कोहल चाहे इसमें पानी का अमाउंट आप कितना डालो, ये पानी का हर अमाउंट के साथ में बड़ा ये सॉल्युबल है। नेक्स्ट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 350 केल्विन, और सेल्सियस में बोले तो 78 डिग्री सेल्सियस। इट डज नॉट कंटेन आयंस, हेंस इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार को आयंस होता ये इसको कहेंगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, इसमें करंट नहीं लगता है। अगर इसमें करंट तार को भी अपन कलर, क्योंकि इसमें बड़ा फ्री आयन होते भी नहीं है। क्लियर ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है आपका एथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते बेटा, एथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते बेटा कि एथेनॉल किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेटा कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी या कौन कौन से कंपाउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने अभी भी जस्ट पढ़ा था। आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा, दो होते हैं। एक तो आपका होता है पोटेशियम परमैंगनेट K1O4, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना। इनकी प्रेजेंस में अगर हम बड़े ऑक्सीजन करेंगे तो इसमें चाहे जितने आप ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हो। तो देखिए बेटा क्या कर रहा है, ये एल्कोहल को चेंज, एथेनॉल को चेंज कर रहा है कार्बोक्सिल में। तो मैंने बताया था जैसे आपको भी एथेनॉल लेते CH3 CH2 और ये OH, ये आपका कौन है, ये आपका है एथेनॉल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका करना ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंट में, या तो बड़ा प्रेजेंस होगा KMnO4 या आपकी इच्छा बड़ा लिख लो K2Cr2O7। तो क्या होगा, ये CH3 ऐसा कैसा रहेगा, और इसका लास्ट वाला जो कपड़ा है वो आपको चेंज होगा कार्बोक्सिलिक के अंदर C∼OH। तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड, या इसको बोलते हैं बेटा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका आइब्यूसिन है, कोई डाउट नहीं, अभी जस्ट हमने पढ़ा भी है। अगला इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बड़ा ये जब भी इसके बड़ा सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिमूव करता है। कैसे करता है चलो देख लेते हैं। हमने लिया एथेनॉल CH3 CH2OH, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बड़ा रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, तो ये हमने लिया सोडियम, ठीक है। अब देखो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने से क्या होगा, अब आपको यहाँ पर देखना है, इसको मैं वापस लिखता हूँ अलग से वापस ताकि समझ में आ जाएगा आपका। देखो ना CH3 CH2O और ये H ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ तक बड़ा, यहाँ से यहाँ तक आपका बड़ा ये माइनस वाला है, H आपका कौन सा प्लस वाला। सोडियम, सोडियम आर मेटल और मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता बिना किसी दिक्कत से ये मेटल जो पॉजिटिव है बड़ा वो किसके साथ में ऐड होगा, वो बड़ा ऐड हो जाएगा इस माइनस के साथ में यहाँ पर, और H को कर लेंगे ऐसे डिस्प्लेस। लेकिन सर H डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन H अकेला थोड़ी तो होता है, H तो निकला H2 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर तो H एक ही है, कुछ नहीं टेंशन ले रहा है। तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल कितने कर लो 2, तो यहाँ पर इसके भी कितने कर लेंगे 2, ताकि H 2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो देखो CH3 CH2O के पास में आ जाएगा आपको Na, तो ये आपका हो जाएगा 2CH3 CH2O के साथ में बड़ा आ जाएगा आपका Na, और ये आपका H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एथोक्साइड। एथेनॉल की जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हीटिंग एथेनॉल 8443 केल्विन, एथेनॉल जो होता है अगर इसको 443 केल्विन के ऊपर हीट किया जाए, एक्सेस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द एथेनॉल टू गिव एथिन।
तो बड़ा उससे क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में अगर इसका डीहाइड्रोजन किया जाए तो बड़ा ये H2 के एक मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और हमको क्या बना कर देगा, एथीन। क्या बना कर देगा, एथीन। कैसे बनाते हैं चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने लिया एथेनॉल CH3 CH2OH, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, बर्न करना है 443 के ऊपर। तो ये कर लेगा 443 कैलोरी के ऊपर, इसको करना है गर्म इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में करना है। तो ये क्या करेगा, अपने में से डीहाइड्रोजन कर देगा एथेनॉल के और अपने से एथेन बना कर देगा। तो देखिए बड़ा कैसा, इसको बनाने के लिए मैं आपको सिंपल से इसको खोल के लिखना पड़ेगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए CH3, तो यहाँ पर बड़ा कार्बन से 3 H कनेक्टेड है, CH2 कार्बन से आपके 2 H कनेक्टेड है और यहाँ आपका आपके OH वो आपका ये H। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ का ये H सॉरी यहाँ का ये H और यहाँ के OH के साथ में निकल जाएगा तो ये बन जाएगा H2O। अब जैसे निकला तो बड़ा इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इसका भी एक बॉन्ड फ्री होगा। ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो कैसा बन जाएगा CH2, तो ये आपका हो जाएगा CH2, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, आगे डबल बॉन्ड, ये CH2, तो ये आ जाएगा CH2 और साथ में बड़ा H2 का मॉलिक्यूल निकल गया है। इस साथ में बड़ा H2 का मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसको कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन और ये आपका बन गया है एथीन, क्योंकि एथीन के अंदर लगा इन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है बड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका यूज कहाँ पर होता है, डीहाइड्रोजन एजेंट के फॉर्म में होता है जो कि बड़ा एथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है, इसलिए इसको कहते हैं डीहाइड्रोजन एजेंट। कौन है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आपको यूज है एथेनॉल का। आपने बड़ा सुना होगा एथेनॉल का यूज कहाँ होता है, सर वही पार्टी वगैरह करने पीने वगैरह करना ना, ऐसा नहीं है बड़ा। एथेनॉल का यूज सर इसके अलावा भी है। तो देखिए कहाँ का यूज है, सबसे बड़ा इसका यूज है एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बड़ा 100% प्योर जो अल्कोहल है उसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट अल्कोहल। ध्यान रखना 100% जो प्योर अल्कोहल होता है उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगला है रेस्टिफाइड स्पिरिट। अगर एथेनॉल के अंदर अपन कितना 5% वाटर को ऐड कर देंगे तो बड़ा इसका यूज होता है रेस्टिफाइड स्पिरिट के अंदर, मतलब जलाने के अंदर का इसका यूज होता है फिल का फॉर्म में। अगला होता है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है अल्कोहल की जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अल्कोहल को फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो यहाँ के जितने भी वर्कर होंगे बड़ा वो वर्कर इस फैक्ट्री के साथ में जब अल्कोहल का फॉर्म कर रहे होंगे तो साथ में कुछ पैक मार लेते होंगे ना। अगर ऐसा हो जाए तो सोचो अल्कोहल कितना वेस्ट हो जाएगा और उसका जो मैनेजर है, उसका जो मालिक है, उसका जो ऑनर है, उसको कितना घाटा हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। इससे बचने के लिए वो क्या करता है, उस अल्कोहल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड करता है ताकि वो अल्कोहल पीने योग्य न हो। नॉट ड्रिंकिंग लाइक टू व्हाट, नॉट ड्रिंकिंग लाइक टू अल्कोहल, बड़ा वो पीने योग्य न हो ताकि उसका मिसयूज होने से बच सके। तो बड़ा क्या है देखो, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस ऑफ इंडस्ट्री एजेंट। तो आपको थोड़ा जहाँ पर इंडस्ट्री एजेंट होता है वहां पर एथेनॉल का मिसयूज हो सकता है। उससे बचने के लिए इट इज मेड अनफिट टू ड्रिंकिंग बाय एडिंग। थोड़ा इसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट क्या रहता है, क्या मिला जाता है, एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि लाइक मेथनॉल। मेथनॉल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और CH2 क्या है, ये एथेनॉल की कंपनी में ज्यादा सा पॉइजनस है, इसको ऐड करने से क्या होगा, ये पीने लायक होगा नहीं। अब आप सोचोगे हमको सर कैसे पता चलेगा कि इस एथेनॉल में मतलब मेथनॉल ऐड हुआ है या नहीं। तो उसको बड़ा प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर बड़ा एथेनॉल में आपको डालनी है डाई। क्या डालनी है, डाई। डाई डालने से अल्कोहल का बड़ा कलर कैसा हो जाएगा, अगर अल्कोहल कलर हो रहा ब्लू इसका मतलब उसके अंदर मेथनॉल इंट्रोडक्शन या ऐड है या मिला हुआ है, उस अल्कोहल को आपको पीना नहीं। क्लियर ना। तो ये आपके यूज है, ये भी आपके एग्जाम में आते रहते बेटा। नेक्स्ट है अब आपका अगला कंपाउंड है एथोनिक एसिड। क्या होता है देखो एथोनिक एसिड, सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉमन नेम पर। इसका कॉमन नेम होता है विनेगर होता है, इसका होता है बड़ा एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। केमिकल नाम तो इसका दे रखा है। अब आपका इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3, मतलब CH कितने होंगे, 3 होंगे, ये आपके CH3 हो गए। PCOOH तो बॉन्ड आ गया CO, एक O आपके डबल बॉन्ड से बंधा होगा, एक O आपके सिंगल बॉन्ड से बंधा होगा यहाँ पर। तो ये होगा इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए
5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नाउ ए विनेगर। अगर बड़ा एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन का कहाँ पे मिला हुआ है, अगर पानी मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे अपन विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। नेक्स्ट, विनेगर इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन फॉर फूड सॉसेज एंड पिकल। बड़ा इस प्रिजर्वेशन का इस विनेगर का यूज क्या होता है? इस विनेगर का यूज होता है प्रिजर्वेशन के अंदर। प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को खराब होने से बचाना। जैसे कि आपको पता है फूड सॉसेज है, पिकल्स है, इसको बड़ा ये लॉन्ग टाइम तक चल रहे, लॉन्ग टाइम तक इसके बड़ा रेसिड्यू न हो, इसलिए उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? विनेगर, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक न खराब हो। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। बड़ा प्योर जो एसिड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 290 केल्विन होता है। एंड हेंस इट ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। इसका आंसर ये क्या होता है? ये क्लाइमेट के अंदर या कोल्ड क्लाइमेट के अंदर ये फ्रीज होता है, और फ्रीज होने के बाद उसको बोलेंगे अपन ग्लेशियर एसिडिक। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर एसिडिक, जो कि विंटर सीजन के अंदर आपका क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है? लो होता है। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपकी बड़ा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब क्या होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? देखिए, एथेनोइक एसिड react with ethanol in presence of acid catalyst give to ester। जब इसकी रिएक्शन अपन एथेनॉल के साथ करवाएंगे किसके प्रेजेंस में? एसिड प्रेजेंस में, तो हमको क्या बना कर देगा? एस्टर। और एस्टर की जो स्मेल होती है वो कैसे होती है? फ्रूट लाइक होती है। रिएक्शन कैसे होती है? चलो दिखा तो बड़ा। सबसे पहले हमने लिया एथेनोइक एसिड, तो ये हमने लिया एथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप एथेनॉल के साथ में, उसको उल्टा लिख दो एथेनॉल को HO CH2 और CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या देगा? तो देखिए यहाँ का बड़ा ये H और यहाँ का OH, ये बड़ा निकल जाएगा और आपके बन जाएगा H2O। अब आपको पता है सर ये माइनस है और ये आपका बन जाएगा प्लस, तो सीधा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका रिएक्शन आपके बन जाएगी CH3 बॉन्ड C+O, उसके बाद में आएगा CH2CH3 CH2 और CH3, ये आपका हो जाएगा एस्टर। अजय स्मेल लाइक अ फ्रूट। इसकी बड़ा स्मेल कैसे होती है? फ्रूट जैसी होती है। इसके अंदर क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। ये बड़ा रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अगला इसका जो प्रॉपर्टी है वो है सपोनिकेशन, सपोनिफिकेशन है। और सपोनिफिकेशन क्या होता है? देखिए आप, एस्टर ऑन ट्रीटिंग विद एनोज। एस्टर ट्रीटिंग किससे क्या करा रहे हैं? एस्टर रिएक्शन करा रहे हैं एनोज के साथ करवा रहे हैं। गेट कन्वर्टर बैक टू एल्कोहल, तो बड़ा ये वापस इसको अल्कोहल के अंदर बदल देता है और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपको बताया सर एस्टर जो बना ये क्या है? ये आपका एस्टर है। इसका फॉर्मेशन किसका होता है? इसका फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका होता है एथेनॉल के। तो इसको अगर एनओएच के सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व करेंगे तो ये वापस रिएक्शन देगा बैक और वापस बना देगा आपका, वापस ये दे देगा आपका एथेनॉल और वापस देगा ये कार्बोक्सिलिक की जगह आएगा सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन देगा ये, मतलब वापस बैक से देगा अगर इसका सपोनिफिकेशन करेंगे तो बड़ा। ये पढ़ के जाना, साबुनीकरण इसको बोलते हैं, हिंदी का बोलते हैं साबुनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। इस बड़ा रिएक्शन का यूज कहाँ होता है? सॉप को बनाने में इस रिएक्शन का यूज होता है, क्योंकि बड़ा आपको ध्यान होना चाहिए ये आपका लगभग सॉप का फॉर्मूला है, लेकिन ये सॉप कौन सा? बिल्कुल लोएस्ट सॉप है, जिसका सॉप का फॉर्मूले का जो हाइड्रोजन होता है वो उसकी लॉन्ग चेन होती है। कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट सॉप वाले चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर, सॉरी। अगली रिएक्शन बड़ा है आपकी एथेनॉल एसिड की, जो है रिएक्शन विथ बेस। बेस आपके बताए दो होते हैं, एक तो आपका बेस होता है बड़ा NaOH और दूसरा बेस होता है आपका KOS। ऐसे बेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में आपके दो ही है, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू गिव सोडियम एथेनॉइड एंड वाटर। तो बड़ा ये क्या देगा? जब इसको रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये एक तो देगा सोडियम एथेनॉइड और साथ में देगा आपका वाटर। देता है बड़ा कैसे है? आपको लेना है एथेनोइक एसिड, तो देखो ये हमने ले लिया CH3 C+OH ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन NaOH के साथ में, तो ये हमने ले लिया NaOH। क्लियर ना? अब देखिए आप, पता ही आपको यहाँ से यहाँ तक बड़ा ये होता है माइनस होता है, H क्या होता है? प्लस।
सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा Na क्या होगा प्लस, OH क्या होगा माइनस। बिल्कुल बड़ा क्लियर सी बात है, ये प्लस ऐड हो जाएगा इस माइनस साथ में और ये वाला प्लस ऐड हो जाएगा इस माइनस साथ में, ठीक है ना। तो देखो CH3 बॉन्ड COO, इसके पास में आ जाएगा आपका सोडियम मेटल, ठीक है ना, प्लस यहाँ का H और यहाँ का OH, ये बन जाएगा आपका H2O, तो इसको बोलेंगे सोडियम एथेनॉइड। इसको बोलेंगे सोडियम एथेनॉइड और ये आपका बन गया है वाटर। क्या बन गया बेटा? वाटर। क्लियर? फोर्थ बड़ा रिएक्शन है एथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ में और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है आपका वॉशिंग सोडा और ये बड़ा इसको डिनोट करते हैं बेकिंग सोडा के नाम से, ठीक है ना। तो इसके साथ रिएक्शन के बाद तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो देखते हैं अपन। तो ये लिया हमने एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसके बाद रिएक्शन करा दें सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दें Na2CO3, ठीक है। अब कराएंगे साथ में CH3COOH, अब लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ठीक है। अब देखना क्या देगा ये रिएक्शन। अब आपको पता है सर यहां से यहां तक बड़ा ये होता है माइनस और ये होगा आपका प्लस, ये आपका होता है मेटल प्लस बड़ा, ये CO हो जाएगा माइनस। अब आपको साथ देखा सर ये Na ऐड हो जाएगा इस आने के हाथ में, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत बेटा क्या आ रही है सर, Na के मॉलिक्यूल आपके 2 है, जबकि यहाँ पर ये CH3 कितने हैं, ये एक ही है। तो इसको भी कितने कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता 2, ताकि 2CH3COONA हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2CH3COO, इसके बाद में आ जाएगा आपका Na। क्लियर? अब बचा क्या, बचा है आपका एक तो बचा आपका H और एक बचा आपका CO3। अब देखना CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनेट, अब कार्बोनेट जब भी किसी मेटल के साथ में होगा तो दूसरा कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, लेकिन जब ये अकेला होगा तब ये अकेला हमेशा निकलेगा CO2 के फॉर्म में। किसका फॉर्म निकलेगा? CO2। तो CO3 में से CO2 निकालना है, तो CO3 में से CO2 निकाला, कितना ऑक्सीजन ड्यू हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ का और H2, तो ये आपका हो गया H2O। थोड़ा देखो यहाँ पर लिखा है, एक तो बनाएगा साल्ट, ये बनाया आपका साल्ट सोडियम एथोक्साइड, ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, बनेगा ना। सेम बड़ा रिएक्शन ऐसे कैसे ये पर भी है, तो देखिए यहाँ पर भी ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, Na आपका प्लस है, SO3 माइनस, तो ये Na प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COONA प्लस वापस वो का वही CO3 है बेटा, CO3 में से क्या निकलेगा, CO3 में से निकलेगा CO2 गैस और यहाँ का एक O बचा और 2 H यहाँ की, तो ये आपका हो जाएगा H2O। सिंपल ना। तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन सॉफ्ट फाइन डिटर्जेंट के पास में। तो देखो ना, आपको सॉफ्ट डिटर्जेंट की बात की जाए तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट से ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि आपको पता है वाटर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सॉफ्ट वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, एक होता है हार्ड वाटर जिसका फॉर्मूला होता है T2O। बड़ा सॉफ्ट वाटर जिसको हम ड्रिंक के अंदर यूज करते हैं, मतलब पीने योग्य है, और हार्ड वाटर जिसको अपन कहते हैं मरीन वाटर, जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, सल्फर होते हैं, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। बट सॉफ्ट जो होता है वो बड़ा सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब उसके साथ जाग देगा, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ में इजीली से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट से ज्यादा बेटर है। चलो किस में बेटर है देखते हैं अपन। पहले पढ़ते हैं अपन सॉफ्ट के बारे में। सॉफ्ट, ये सॉल्ट इज सोडियम और पोटेशियम, या तो बड़ा वो सोडियम का होगा सॉल्ट या फिर वो होगा पोटेशियम का सॉल्ट होगा, और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि फैटी एसिड हैविंग क्लीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो बड़ा ये सॉल्ट जो होता है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट से बना होता है। इसका यूज क्या होता है वाटर के अंदर, इसका क्लीनिंग करना होता है, क्लीनिंग यहाँ पर एन आई बड़ा क्लीनिंग करना यूज होता है, ठीक है ना। अब आप सोचें सर ये फैटी एसिड एक्शन में ये होता क्या है, तो यहाँ लिखना सॉल्ट इज मेड बाय हाई फैटी एसिड। बड़ा हाई फैटी कौन से, बड़ा ये सब ऑयल से बने होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ऑलिक एसिड, एक होता है पामिटिक, एक होता है स्टेरिक एसिड, इन 3 से बना होता है, जिसको बोलते हैं अपन सॉफ्ट। अब सॉफ्ट प्रिपरेशन मेथड कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ।
अपन लेते हैं स्टेरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH2 COO C17H35, ठीक है ना। नेक्स्ट C2H5, C2H4 COO C17H35, C2H5 COO C17H35, ये बड़ा फॉर्मूला होता है स्टेरिक एसिड का। ये स्टेरिक एसिड वाला लॉन्ग चेन, देखो इसमें कार्बन कितना, लगभग 17 कार्बन है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे या तो करवाएंगे NaOH के साथ में या करवाएंगे KOH के साथ। तो बड़ा हमने लिया है NaOH, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल 1 2 और 3, इसलिए हमको NaOH के मॉलिक्यूल हमको लेने पड़ेंगे 3। क्लियर। अब आपको देखना है इसके अंदर Na बड़ा सोडियम मेटल बड़ा ये होता है प्लस, OH होगा आपका माइनस, हो गया क्यों होगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ तक आपका होता है सर माइनस और ये होता है आपका प्लस, ये माइनस और ये आपका प्लस, माइनस, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस। साफ देखा सर, इनके साथ में ऐड हो जाएगा सर ये OH जो कि माइनस होता है। तो देखो कैसे ऐड करना है, इनको पहले यहाँ लिख लो तो मैं, तो देखो C2H5 इसके पास में आ जाएगा OH, फिर नीचे बड़ा है आपका C2H4 OH, नीचे आपका C2H5 OH। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो कि साबुन को थोड़ा सा चिकना करता है। क्या करता है, चिकना। अब इसके सामने सॉफ्ट बना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए बेटा C17H35 COO और यहाँ पर आ जाएगा Na, तो ये हो जाएगा C17H35, इसके बाद में COO बड़ा ये क्या माइनस है और इसके बाद में आ जाएगा Na प्लस, तो ये आपका हो जाएगा Na। तो उसको बोलेंगे, ये नाम था स्टेरिक एसिड, तो बड़ा इसके सामने जुड़ गया सोडियम, तो उसको बोलेंगे सोडियम स्टेरिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर देखना है थोड़ा Na भी 3 है और ये भी कितने मॉलिक्यूल्स 3 है, इसलिए इसके आगे लिख लेते हैं अपन। ये आपका बड़ा फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला बड़ा है आपका बड़ा सॉप का, साबुन का फॉर्मूला ये वाला C17H35 COO। इसको कभी कभी एग्जाम ऐसे भी लिख लेते हैं, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, इसको बोलते हैं एल्किल समूह, तो बड़ा ये होगा RCOO और यहाँ पर हो जाएगा Na। ओके। अब देखो बड़ा कभी कभी बड़ा यहाँ पर NaOH की जगह बड़ा अपन यूज कर सकते हैं और के फॉर्म में KOH। फर्क क्या होता है, अगर NaOH आपने यूज किया है तो ये आपका जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा सर हार्ड फॉर्म में, कैसा बनेगा, टिक्की के फॉर्म में बनेगा। अगर आपने KOH यूज किया है तो यहाँ पर बनेगा फॉर्म बड़ा लिक्विड फॉर्म में, जैसे आपने देखा शैम्पू देखा, शेविंग क्रीम देखा, उसमें झाग बनता है लेकिन वो होगा लिक्विड फॉर्म में। करेक्ट। अब पढ़ते डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, देखो ए सिंथेटिक डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट और लैंग चैन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सॉल्ट और लॉन्ग चैन एल्किल हाइड्रोजन सॉल्ट। तो ये क्या होता है, ये सिंथेटिक होता है, इज द सोडियम सॉल्ट, ये बड़ा सोडियम सॉल्ट से बना होता है, ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन, जो बेंजीन क्या होती है, बहुत लॉन्ग चैन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चैन एल्किल हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक, तो बड़ा बनी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C17H SO3Na। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है सल्फोनेट आयन। क्या होता है, डिटर्जेंट के अंदर खास बात क्या होती है, इसमें होता है सल्फोनेट आयन। इस कारण से ये सल्फोनेट जो आयन है वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं, जबकि सॉल्ट जो होता है उसमें बड़ा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो आपके वाटर के अंदर, सॉरी हार्ड वाटर के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होते, इसलिए बड़ा वो हार्ड वाटर के सामने रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर ना। इसका फॉर्मूला है डिटर्जेंट का C17H35 SO3Na। SO3 सल्फोनेट आयन होते हैं जो बड़ा कैल्शियम और हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। तो जैसे बड़ा ये डिजल होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में बनाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फोनेट जो वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होते हैं, इस कारण से इजीली से उसके साथ में रिएक्ट कर लेता है। अब देख बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्व मॉलिक्यूलर। सॉल्व मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको हम पढ़ते हैं।
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको सॉल्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो सॉल्व का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COONA, ठीक है, COONA। इसको अगर हम वाटर में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व इन वाटर, तो ये क्या देगा, ये बड़ा अपने आयन के अंदर ब्रेक हो जाएगा, C17H35 COO माइनस आयन अलग, और यहाँ पर आपका सोडियम आयन Na प्लस आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना है इसको बोलेंगे स्टेरेट आयन, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे स्टेरेट आयंस, ओके बेटा। अब इसके अंदर आपको देखना है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो आपका होगा C17H35 वाला, एक आपका होगा COO माइनस वाला, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है इसमें चूंकि आपको देगा, एक तो देगा कार्बन, एक हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये आपका होता है, इसको बोलेंगे पोलर पार्ट, क्लियर। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है इसको अपना रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग लाइन से, जबकि इसको बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको अपन कहते हैं टेल, क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं टेल, जबकि इसको अपन कहते हैं हेड, ओके। ये रहता है बड़ा अंदर की तरफ, ये रहता है, ये इंटरनल पार्ट होता है, जबकि ये होता है आउटर पार्ट, आउटर मतलब ये बाहर की तरफ रहेगा, ओके। अब ये बड़ा इंटरनल होता है, इसलिए ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब बड़ा ये इजीली से वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब बेटा क्या है, इसलिए करने वाला, लव करने वाला, मतलब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है इजीली से, इसलिए बेटा ये रहता है अंदर की तरफ, जबकि ये हेड जो होता है पोलर पार्ट में, ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब देखो, फोबिक, फोबिक बेटा बीमार होता है, फोबिया। अब हाइड्रोफोबिया जो आपको होता है रेबीज के अंदर भी होती है, रेबीज का मतलब क्या होता है, जिसको हाइड्रोफोबिक बीमारी बड़ा मतलब वो उसको पानी से डर लगेगा, अब ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पोलर पार्ट आपके बॉडी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अब ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये पोलर पार्ट, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से आपका बन जाएगा मिक्सचर, क्या बन जाएगा मिक्सचर, कैसा बनता है देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर आपका कोई भी डस्ट है, ये आपका कोई भी आपका डस्ट है, ऑयल डस्ट है, इसका में देखो जिगजैग वाला, ये तो रहेगा अंदर की तरफ, ये रहता बाहर की तरफ, तो भी डस्ट यहाँ पर रहेगा आपके, ये रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है ना, और पोलर पार्ट रहेगा बाहर की तरफ, क्लियर ना। इसको लेबल कर लेते हैं, तो बड़ा ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये वाला है आपका पोलर पार्ट, ठीक है ना। और ये है आपकी ऑयल डस्ट, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपके स्ट्रक्चर है मिसेल का, मिसेल स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम मिसेल का स्ट्रक्चर भी आ लेता है, क्लियर। चलते बोल, नेक्स्ट है आपका मिसेल स्ट्रक्चर जो हमने बना दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होता है वो देखिए, व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सोप, देन द हाइड्रोकार्बन ends of this soap hydrochemical in the micelle in the attached to the oil or grease particle present on in the surface of the dirty blood। मतलब ये बोला है जब भी बड़ा किसी भी डर्टी क्लॉथ को जिसमें बड़ा दाग मिले हो, अगर उसको हम वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने पर क्या होगा, उसका बड़ा जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, जो कि क्या होता है सर, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है,
हाइड्रोफिलिक होगा तो वाटर के साथ में कंटेक्ट करेगा, मतलब उस कपड़े के साथ में कांटेक्ट करेगा और इसका से वो डट्टी को डस्ट को क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन दिस वे द सोप मिसल ट्रैप द ऑयल पार्टिकल इन इट यूजिंग द हाइड्रोकार्बन एंड्स। तो बड़ा ये क्या करते हैं, उस सोप के जो मिसल होते हैं बड़ा, वो उस ऑयल डस्ट को क्या करते हैं, पूरे से घेर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे मान लो बड़ा ये आपका क्या ऑयल डस्ट है, ठीक है ना। अब इस ऑयल डस्ट पर क्या करते हैं, हम साबुन को सोप को रब करेंगे, तो रब करने पर क्या होगा, रब करने पर देखो ये जो भी सॉप के जो पार्टिकल होते हैं मिसल वाले वो सांप की इसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब इसको चारों ओर से पकड़ लेते हैं, ऐसे देखो ऐसे। डस्ट के पार्टिकल को चारों ओर से ये ट्रैप कर लेते हैं और इसका हेड रहेगा बाहर की तरफ और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो हाइड्रोजन वो रहेगा आपके डस्ट की तरफ, ठीक है ना, जिसको ट्रैप कर लिया। इसके बाद क्या बोला है, द आयनिक एंड्स of the soap molecule in the micelle however remain attached to the water। अब इसका बड़ा ये जो वाटर होता है ये बड़ा क्या है, यहाँ पर आपके पानी होगा और पानी के साथ में बड़ा ये हाइड्रो का पार्ट है, ये बड़ा कैसा है, ये है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, ये डस्ट के सामने जो भी पानी होगा उससे बड़ा क्या करेगा, ये करेगा, क्या करेगा, ये करेगा। when the dirty cloth is agitated in the soap solution, the oily particle present on its surface and entrapped by soap micelle get disappeared the in water, due to which the soap water becomes dirty but the cloth gets clean। तो अब क्या करता है, अब आपको पता है ये वाला पार्ट सर हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक है। तो बड़ा हाइड्रोफोबिक है लेकिन ये वर्ड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ऑयल से रिएक्ट तो करेंगे। इसका आंसर यहाँ का डस्ट का निकले, यहाँ का डस्ट निकल इसमें आ जाएंगे, यहाँ का डस्ट निकल कर इसमें आ जाएगा। ओके बेटा, डस्ट निकल इसमें आता है और जैसे डस्ट निकल इसमें आएगा तो बड़ा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इस डस्ट को बड़ा कहाँ फेंक दे, इस डस्ट को फेंक दे यहाँ पर। और ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है। जैसे तक कचरा आपका डस्ट का वो सब निकल के कपड़े से निकल के यहाँ आ जाएगा। अब रगड़ने के बाद हम इस पर डालते हैं पानी, क्या डालते हैं, तो पानी डालने से क्या होगा, ये सारा का सारा डस्ट हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये सारा डस्ट पानी के साथ में मेल्ट होकर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सॉल्फिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो लास्ट इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, ये वाले क्वेश्चन बनता है कि वाई सॉप डोंट वर्क हार्ड वाटर। सॉप जो होता है वो सर हार्ड वाटर के सामने वर्क नहीं करता है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि सॉप के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बड़ा आयंस होते हैं, है ना, जो कार्बन आयन होते हैं जो कि वाटर के सामने सॉल्युबल नहीं होते। जबकि डिटर्जेंट में क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फोनेट आयन होते हैं जो कि हार्ड वाटर के सामने भी सॉल्युबल होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर व्हेन सॉप इज एडेड टू हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या है सर, Ca कैल्शियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉल्ट टू फॉर्मेशन इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। तो जैसे इस सॉल्ट को बड़ा इस हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बड़ा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ऑफ फैटी एसिड। इसका आंसर है ये, इसके साथ में वर्क नहीं करता है। जबकि इसकी बात की जाए व्हाट अबाउट डिटर्जेंट, इसके बारे में क्या कहना है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। इसकी बड़ा हार्डनेस किस कारण से होती है, क्योंकि उस वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, और जिस वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट है इसको बोलेंगे हम हार्ड वाटर बोलेंगे। नेक्स्ट, सॉप्स रिएक्ट विद दिस सॉल्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इन वाटर। जब आपका सॉल्ट है बड़ा वो इसके साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो उसके साथ में बनाएगा प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी बनाएंगे बड़ा, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसको सॉल्युबल बनेगा, उसका ठोस सॉल्युबल बन जाएगा। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव ऑफ सोप। इसका आंसर बड़ा उसकी जो सोप की जो सफाई करने की जो मेथड है वो थोड़ी क्या इफेक्टिव हो जाएगी। बट डिटर्जेंट की बात की जाए, डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। जबकि डिटर्जेंट होता है बड़ा वो हार्ड वाटर के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में बड़ा आपका क्या बनाता है, इनसॉल्युबल पीपीटी नहीं बनाता है। दे कैन स्टिल इफेक्टिवली एंड क्लीन। इसका आंसर वो इजीली से उसको क्लीन कर देता है, मेकिंग देम ए बेटर चॉइस फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर कंडीशन। इसलिए बड़ा क्या है, क्लीनिंग कंडीशन के अंदर आपका डिटर्जेंट सॉरी सॉप की कंपेयर के अंदर आपका डिटर्जेंट क्या है, बेस्ट चॉइस है। इसका आंसर ये क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाई आर द डिटर्जेंट बेस्ट फॉर द
सॉल्व। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर मैंने पूरा रिवाइज करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ बेटा आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन साबित होने वाला है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।